हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटिक। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। बट उससे पहले हम जानेंगे कि सिटीजनशिप एक्चुअली में होती क्या है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रूल्स निकाले थे मंडे को रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो क्या थे। और हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या थे और असम अकॉर्ड क्या था और उससे रिलेटेड क्यों असम में प्रोटेस्ट हो रहा है। सो लेट्स बिगिन। सिटीजनशिप क्या होता है? देखो, सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव द राइट्स, यानी अगर आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप बाकी राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स हो गया। अब इंडिया की बात करूं तो सिटीजनशिप राइट्स आते हैं पार्ट 2 के अंदर। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे भाग हैं, यानी पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो पार्ट 2 के अंदर दे रखे हैं। और पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 11, यानी आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के रूल्स में अमेंडमेंट लेकर के आ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं और कोई भी रूल्स बना सकते हैं। तो यानी जो सोल प्रेरोगेटिव है वो यूनियन पार्लियामेंट का है, स्टेट का नहीं है। और जो भी पार्लियामेंट अगर रूल बनाएगी वो स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो ऑब्लिगेशन है उनकी। अब हमारी जो पार्लियामेंट थी वो इसलिए 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आई थी और उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए। बट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो आप सभी को पता है 2019 का है, जिसे हम CAA के नाम से ज़्यादा जान रहे हैं आजकल। तो 1955 के अंदर हमने बहुत सारे कुछ प्रोविजंस रखे थे, कुछ लिमिटेशंस रखी थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी थी। जैसे कोई भी सिटीजनशिप अगर आपको इंडिया की चाहिए तो आप उसे बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और जो यहाँ पे CAA का खेल है वो बाय नेचुरलाइजेशन के लिए है। अब देखो, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है यस सोली और दूसरा है यस सैंग्विनिस। यस सोली का मतलब है कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, यानी बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल गई। ये हम 1987 तक फॉलो करते थे। US में अभी भी होता है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी कंट्री, मतलब US में अगर पैदा हो रहा है तो बाय बर्थ वो US का सिटीजन है, इसलिए हम इसे 1987 तक फॉलो करते थे। बट 1987 के बाद हमने कुछ इसमें और रिक्वायरमेंट्स डाल दी कि बाय बर्थ तो है, प्लस साथ में साथ एक कंडीशन और है कि उसका कोई भी पेरेंट इंडियन होना चाहिए, तब जाके उसे सिटीजनशिप मिलेगी। और फिर 2003 में हम दोबारा अमेंडमेंट लेकर के आए इसके अंदर और हमने कहा कि अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया में, प्लस उसके कोई भी पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, एक भी पेरेंट, प्लस उसके पेरेंट कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पर्सन, यानी कोई भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और सारा खेलना ये इलीगल माइग्रेंट का है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे। यानी हम यस सोली से लेकर के यस सैंग्विनिस पर ट्रांसफर हो गए। आप सभी को पता है इंडिया ने विटनेस किया था पार्टीशन, और उस पार्टीशन की वजह से इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट हुई थी। बट इस मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट हुई थी, यानी जो मुस्लिम्स पाकिस्तान की सरकार से ना खुश थे वो दोबारा इंडिया आना चाहते थे। ये जुलाई 1948 की बात है। एंड उस टाइम पे इंडिया ने परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अगर हमारा जो करंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग इन टोटल आपको 14 ईयर्स यहाँ रहना चाहिए इंडिया में। आपको किसी 8th शेड्यूल की लैंग्वेज आनी चाहिए और आपकी जो प्रीवियस अगर कोई भी सिटीजनशिप है आपके पास तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे रिनाउंस करना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। देखो, जो करंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसमें हमने स्पेसिफिकली 3 कंट्रीज वी हैव चूजन। पहले है पाकिस्तान, दूसरी अफगानिस्तान और तीसरी बांग्लादेश। और इसमें हमने 6 रिलीजन के लोगों को चुना है, हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। तो ये हमने 6 रिलीजन के लोगों को चुना है। और इनके अगेंस्ट अगर कोई भी December 31, 2014 से, ये कट ऑफ डेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 31 December 2014 से वो पहले आने चाहिए। और अगर वो जब से रह रहे हैं उनके अगेंस्ट कोई भी ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है तो हम वो क्लोज कर दिया जाएगा उस केस को, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेशन की वजह से जो भी केस उनके अगेंस्ट रिलेटेड चल रहा होगा उसे हम क्लोज कर देंगे।
अब अगर मैं बात करूँ ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये 6th शेड्यूल में जो 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमारे 6 शेड्यूल एरियाज़ में आते हैं असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। फिर आप सोचोगे कि असम में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। देखो, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम मैंने बोला, ये जो 6 शेड्यूल में आता है ये पूरी स्टेट्स नहीं आती, इनमें कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 6 शेड्यूल में आती है। बाकी सारा एरिया में जो CAA है वो एप्लीकेबल रहेगा, इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और वहाँ की कट ऑफ डेट अलग है और CAA की कट ऑफ डेट अलग है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा असम अकॉर्ड के बारे में, बट उससे पहले ये हम समझते हैं कि जो तो 6 शेड्यूल एरिया जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है जो स्टेट्स के पास इनर लाइन परमिट है, जो इनर लाइन परमिट के अंडर कवर होती हैं, वो स्टेट्स में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला है, जो पहली स्टेट है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड। और अभी गवर्नमेंट कह रही है कि मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट में लेकर के आएंगे। अब इनर लाइन परमिट होता क्या है? देखो, 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन था, वो ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने ये किया कि जो प्लेन एरिया से लोग हैं वो माउंटेनियस एरिया यानी ट्राइबल रीजन में नहीं आ सकते हैं। अगर वो आना चाहते हैं, वहाँ स्टे करना चाहते हैं, रिसाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक परमिट लगेगा और दैट इज़ नोन एज इनर लाइन परमिट। अब समझते हैं कि असम अकॉर्ड जो था वो क्या था। देखो कि जितने मैंने आपको बताया 1948 के बाद से जो डिसइल्यूजन मुस्लिम्स थे जिन्हें पाकिस्तान में नहीं रहना था, तो वो वापस आना चाह रहे थे और ये माइग्रेशन हुई थी असम में। तो असम की डेमोग्राफी खतरे में थी, उनका कल्चर खतरे में था, इसलिए जो आसू थी यानी ऑल इंडिया असम स्टूडेंट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया 1979 से 1985 तक। अब फिर असम अकॉर्ड होता है। अकॉर्ड यानी कि गवर्नमेंट और आसू के बीच में एक सहमति बनती है जिसे हम असम अकॉर्ड कहते हैं। अब उसमें 3 कट ऑफ डेट निकल करके आती हैं। जनरली वैसे 2 कट ऑफ डेट हैं। पहली है 1 जनवरी 1966, यानी जो लोग 1966 से पहले असम में आ चुके हैं वो तो अलाउड है टू स्टे इन असम, यानी दे विल बी अलाउड टू स्टे इन असम, उन्हें परमिशन है कि वो वहाँ रह सकते हैं। बट जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक के बीच में आए हैं, उन्हें परमिशन तो मिलेगी कि वो रह सकते हैं असम में, बट उन्हें 10 साल तक कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेगा और उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जो लोग 1971 के बाद आए हैं, यानी 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा रहने के लिए असम में और उन्हें रिकॉग्नाइज करके डिपोर्ट किया जाएगा वापस। अब ये 1971 क्यों रखा गया? देखो, 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, यानी ईस्ट पाकिस्तान ने अटैक किया था मान लो वेस्ट पाकिस्तान पर एक तरीके से, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था, इसलिए हमने उसे 1971 की डेट रखी है। अब देखो, असम में तो डिफरेंट कट ऑफ डेट है, इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। असम में तो 1 जनवरी 1966 है और 25 मार्च 1971 तक मैक्सिमम है। बट जो CAA है उसके अंदर 2019 जो CAA है उसके अंदर 31 दिसंबर 2014 है। अब वहाँ पे तो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया था, तो इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है जो डिफरेंट कट ऑफ डेट की वजह से। और जो असम अकॉर्ड है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें NRC की ज़रूरत थी। NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जो असम में NRC इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और डायरेक्शन में हो रहा है। अब उस टाइम पे जब ये NRC अपडेट हो रहा था तो वहाँ पे करीबन 19 लाख लोग ऐसे थे जो अपनी सिटीजनशिप के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे और उनकी सिटीजनशिप डाउटफुल हो गई थी, यानी वो डाउटफुल सिटीजन्स थे। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और प्लस अगर मैं इसे NRC को जोड़ दूं तो लोगों के हिसाब से ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बट ऐसा नहीं है। NRC बिल्कुल भी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है NRC से, इवन CAA से भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, यानी अगर हिंदूज भी NRC के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं तो वो CAA के अंडर कवर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। और लोगों का ये मानना भी है कि जूस को एक्सक्लूड क्यों किया, जूस को एक्सक्लूड क्यों किया, एथिस्ट को क्यों एक्सक्लूड किया, इन सब पे हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो रूल्स निकाले हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो क्या क्या रूल्स हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सिटीजनशिप के लिए आपको 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज हैं उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपको ये लैंग्वेज आती है। बट अब आप सिर्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, यानी आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा। अब अगर सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो भी कोई डरने की बात नहीं है।
आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, कोई भी स्लिप, अगर सेंसस एन्यूमरेशन की कोई भी स्लिप है आपके पास वो दिखा दीजिए, या फिर अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी इस कंट्री के सिटीजनशिप थे तो कोई तो प्रूफ होगा, तो कोई भी प्रूफ चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पासपोर्ट, वीज़ा ये लाना पड़ेगा, कोई भी प्रूफ चलेगा। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप दिसंबर 31 2014 से पहले आए हैं? क्या प्रूफ है? इसके लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। ये नेशनल एनपीआर जो होता है ये फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस में कंडक्ट किया जाता है, और इसके अंदर जितने भी कंट्रीज के यूजुअल रेजिडेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं। अब यूजुअल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? देखो, people who are staying for 6 months in the country or who wish to stay for 6 months or more, यानी जो 6 महीने से रह रहे हैं या फिर 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने तक रहना चाह रहे हैं, उसे हम यूजुअल रेजिडेंट्स कहते हैं। और इसके अंदर ये यूजुअल रेजिडेंट्स की डिटेल्स हमारे एनपीआर में रहती है। देखो, अभी जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सिटीजनशिप की एप्लीकेशन देनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दोगे, ठीक है, उसके अंडर अथॉरिटी रहती थी। बट अब इस एक्ट के अंदर क्या है कि सेंटर जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएगी और उसे हेड करेंगे डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन। तो ये एक चेंजेस आए हैं रूल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अगेंस्ट बड़ी फेयर मॉन्गरिंग सी हो रही है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट है और इसकी वजह से लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए समझते हैं। देखो, पहला ये कि ये ना सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए है लॉ, ना कि छीनने के लिए है। तो ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रखी है, बड़ा मिसकंसेप्शन फैला रखा है कि इससे जो सिटीजनशिप है वो छीन ली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इक्वालिटी के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? देखो, इक्वालिटी अगर आप जानोगे, आर्टिकल 14 को ढंग से पढ़ो और उसके बाद बताना कि ये अगेंस्ट है या नहीं। देखो, आर्टिकल 14 के अंदर हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे एक हमने बताया कि हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन का, और दूसरा मुस्लिम्स का। और ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है, तो जो भी रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है हम उनको सिटीजनशिप देना चाह रहे हैं। तो इसमें आर्टिकल 14 के अगेंस्ट ये कहाँ से हो गया? तो आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकती है, और जो हमारा ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ये ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक होना चाहिए, तो इसलिए ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है। दूसरा, कह रहे हैं कि रिलीजन क्यों बेस हो सकता है, और अगर ऐसी बात है जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनकी क्या बात करोगे आप? कि जो तमिल हैं श्रीलंका में वो एथनिक कम्युनिटी है, वो एथनिक वायलेंस के शिकार, ना कि रिलीजियस परसिक्यूशन के। तो हम यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो, जो CAA है ये ग्रुप राइट्स देने की कोशिश करता है, और अगर कोई मुस्लिम इन कंट्रीज से आना चाहता है तो वो आ सकता है। पता नहीं लोगों को क्यों ये भ्रम फैला रखा है कि कोई भी मुस्लिम इस कंट्री से नहीं आ सकता और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, ये जो कंट्रीज हैं, अगर मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश करूँ, तो आप सभी को पता है कि ये अनडिवाइडेड इंडिया था, पहले इंडिया होता था। तो ये इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविलाइजेशनल ड्यूटी बनती है कि वो इनकी हेल्प करे। तो इसमें बुराई क्या है? जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान था उसमें जो नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन थी वो 23% थी, और डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान में 3% रह गई और बांग्लादेश में 20% रह गई। अब वो 3% से भी घट करके 1.85% हो गई थी, और बांग्लादेश की बात करूं तो 20% से वो 10.7% हो गई थी अराउंड। दीज फिगर्स आर अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है ये क्यों हुआ है? हाँ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई छोड़ के भी जा सकता है, कोई किसी की डेथ हो सकती है, या कोई दूसरी कंट्री में चला गया, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट फिर भी इसमें माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। देखो, एक नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये भी है, जो तालिबान के आने पे अफगानिस्तान के जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स हैं, हमने उन्हें शरण दी थी, हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे। तो अफगान्स के लिए क्यों किया था, मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड किया गया है? और फिर ये काउंटर आता है कि भाई अहमदिया हो गए, शिया सेक्ट हो गए, इन्हें क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो मुस्लिम्स में? तो रीज़न ये है कि ये जो लॉ लेकर के आए हैं इसके अंदर सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की बात करिए, हम सेक्टेरियन बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। हम हिंदूज में भी बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, तो हम सेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ ग्रुप राइट दिए हैं हिंदू, हम सेक्टेरियन बेसिस पे अभी नहीं बात कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि CAA के अंडर तो जो मुस्लिम्स है वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी CAA के थ्रू आएंगे लोग या आए हुए हैं जिन्हें सिटीजनशिप मिलेगी,
वो भी इनहैंस्ड ऑब्लिगेशन के अंडर रहेंगे, वो गवर्नमेंट के रडार में रहेंगे और उन पे कोई भी ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं। ये एक्सप्लिसिटली एंड एक्सप्रेसली रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि उनके ऊपर और भी कोई ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप का रूल आते हैं, ना कि पार्ट 3 के अंदर, तो ये फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन नहीं है। एंड लास्ट थिंग, ये सिर्फ सोल प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट कोई भी रूल बना सकती है रिगार्डिंग सिटीजनशिप एंड स्टेट्स आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फॉलो इट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने CAA के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है। CAA क्या है, उसके रूल्स क्या थे और सिटीजनशिप क्या होती है एंड उसके प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो फियर बना रखा है, जो एक डर का माहौल बना रखा है अगेंस्ट CAA, ये मैंने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करी होगी।